अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओडीआई सीरीज जीतने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम शायद एक डिफरेंट फ्रेम ऑफ माइंड में चली गई। 2 टेस्ट हम इंग्लैंड से जीत के आ गए, इतने अरसे से हार हार के थक गए थे, अब तो हम जीतने की पोजीशन में आ गए। और आपको याद होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक वीडियो जारी की थी जिसमें जब ओडीआई सीरीज जीती थी ऑस्ट्रेलिया में, तो उसके बाद अजहर महमूद ने टीम के मैनेजर नवेद अकरम चीमा साहब ने स्टार्ट लिया था और रिजवान ने भी आखिर में जाके तमाम खिलाड़ियों से खिताब किया था। उस खिताब में उन्होंने कुछ अल्फाज कहे थे जो मैं आज अपने प्रोग्राम में आपको दिखाऊंगा, वो आगे मैं आपको सुनवाता हूं। लेकिन पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया में ओडीआई सीरीज जीतने के बाद ऐसी बुरी तरीके से गिरी है कि अब तक संभलने का नाम नहीं ले रही है। आज जिम्बाब्वे में बुलावाईओ में जो पहला ओडीआई मैच खेला गया, उसमें पाकिस्तान टीम डकवर्थ एंड लुइस मेथड के तहत बहुत बड़े मार्जिन 80 रन से हार गई। हम सिर्फ 207 रन चेस कर रहे थे और जिस वक्त खेल खत्म हुआ हमने अपनी 6 विकेटें 60 रन पर गवा दी थी। हमारे 57 रन पर 6 विकेटें गिर चुकी थी। इसके बाद हमारे लिए ऑलरेडी ये टास्क इतना अपहिल हो गया था कि बहुत ही मुश्किल दिखाई दे रहा था। आकिब जावेद साहब ने आज पहली दिन ज्वाइन किया टीम को। पहले मैच में वो पाकिस्तान की वाइट बॉल टीम के हेड कोच थे। आज पहली मरतबा उन्हें पाकिस्तान के हेड कोच बनने का मौका मिला और जिम्बाब्वे के खिलाफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम 80 रन से डीएल मेथड के तहत हार गई, वरना हो सकता है 120 रन से हम हार रहे होते। जिस रफ्तार से हमारी विकेटें गिर रही थी, वो तो बारिश ने हमारी इज्जत को किसी हद तक बचा लिया कि हम डीएल मेथड के तहत 80 रन से हार गए, वरना अभी भी हमें उनके रन्स तक पहुंचने के लिए 146 रन दरकार थे। और इस 146 रन तक हम कैसे पहुंचेंगे, ये भी एक टारगेट था। आकिब जावेद के हवाले से आज भी मुख्तलिफ बातें पाई जा रही हैं। कल भी हमारे जो एक्सपर्ट थे शोएब हबीब साहब, उन्होंने बात कही थी कि पाकिस्तान की सबसे कमजोर टीम मैनेजमेंट ये है, जहां पे आकिब जावेद के अलावा बाकी कोई दिखाई नहीं दे रहा है। कौन? आकिब जावेद जिस जगह पर भी होते हैं वन मैन शो होते हैं। वो फिर जो उनके अपने स्टेचर का बंदा हो उसको करीब भी नहीं आने देते। आप बताएं ना, शाहिद असलम जो इससे पहले कोर्सेज करा रहे थे या टीम के मैनेजर हुआ करते थे, वो बैटिंग कंसल्टेंट बन के टीम के साथ गए, जिन पे कल बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज हुआ। दूसरी जानिब में अभी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात करूंगा, कुछ हम चैंपियंस ट्रॉफी पे भी बात करेंगे। आज कोई खास खबर तो नहीं आई, संडे का दिन था, लेकिन परसों का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको भी हम डिस्कस करेंगे कि अब क्या हमारी हिकमत अमली होनी चाहिए, किस अंदाज से हमें लेके चलना चाहिए। बाकी अगर मैं बात करता हूं पर्थ में, तो इंडियन टीम ने कमाल करके दिखाया है। आज विराट कोहली ने 16 माह के बाद सेंचुरी स्कोर की टेस्ट क्रिकेट में। 16 महीने से उन्होंने सेंचुरी स्कोर नहीं की थी, लेकिन ये उनकी ऑस्ट्रेलिया में 7वीं सेंचुरी है। आज तक दुनिया में किसी दूसरे बैटर ने इतनी सेंचुरियां नहीं बनाई है। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में उन्होंने सचिन तेंदुलकर की 9 सेंचुरियों का रिकॉर्ड भी आज बराबर कर दिया। फास्टेस्ट 81वीं सेंचुरी उन्होंने स्कोर की इंटरनेशनल क्रिकेट में आज। यानी कि अगर सब तमाम लोगों में देखें तो 81 सेंचुरियां किसी ने भी इतनी जल्दी मुकम्मल नहीं की जैसी कोहली ने की है। कोहली पे इतना क्रिटिसाइज हो रहा होता है, लेकिन कोहली ने कम बैक किया। बाबर आजम पे भी बहुत क्रिटिसाइज हो रहा है। क्या बाबर आजम भी इसी तरीके से कम बैक करने में कामयाब हो जाएंगे? क्योंकि बाबर को कोहली से मिलाया जाता है। हालांकि कोहली का जो स्टेचर है, जितनी वो क्रिकेट खेल चुके हैं, वो एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ दिखाई देती है। डोमेस्टिक क्रिकेट के कई सारे इवेंट्स हमारे जो है वो यके बाद दीगरे दरमियान में रुक रहे हैं। किसी इवेंट को हम डबल एडर कराते हैं, वो सिंगल एडर पे ख़त्म करते हैं। अजीब सी सूरत हाल हौश पौश पाकिस्तान क्रिकेट में दिखाई दे रहा है। फिर समीर अहमद सैयद COO पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो डायरेक्टर चैंपियंस ट्रॉफी लग गए, डायरेक्टर टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी। इतना बड़ा ओहदा जो इससे पहले क्रिकेटर्स के पास हुआ करता था, अब ऐसा लगता है कि मोहसिन नकवी साहब के सारे दोस्तों के पास ही मुख्तलिफ ओहदे दिखाई देंगे, बाकी तो किसी के पास दिखाई नहीं दे रहा। ज़हीर अब्बास साहब आ गए थे गवर्निंग बोर्ड में। कोई कहता है कि उनके वो बीमार हैं या उनकी उम्र ज्यादा हो गई है। वो ज़हीर अब्बास हैं, वो एक कुर्सी पे बैठे होते हैं, उनके इर्द गिर्द 2 खिलाड़ी खड़े हो जाते हैं और वो चला रहे होते, तो ज़हीर अब्बास फिर ज़हीर अब्बास ही हैं। उनका नाम नहीं हटा सकते आप इस तरीके से। और आपके गवर्निंग बोर्ड को एक रौनक मिली है ज़हीर अब्बास का चेहरा शामिल होने की वजह से। ये सारे इशूज़ होंगे हमारे प्रोग्राम में। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर, ज़बरदस्त और खुल के बात करते हैं, हमारे बेहतरीन दोस्त हैं, सच्चाई से बात करते हैं, आपको किसी सेटअप में दिखाई नहीं देंगे। वरना क्रिकेट की जितनी ये नॉलेज रखते हैं, जितनी बारीक बीनी से अगर आप इनके यूट्यूब चैनल के ऊपर तबसरा सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा
कि बहुत सारे ऐसे लोग हमें क्रिकेट बोर्ड में दिखाई देते हैं जो शायद इतनी गहराई से क्रिकेट को नहीं समझते जितनी गहराई से ये समझते हैं। अब्दुल रऊफ साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक पर। थैंक यू वेरी मच रऊफ भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि अमेरिका से हमें ज्वाइन करेंगे शो की जान फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर साजिद खान भाई। साजिद खान भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें जो है वो स्टूडियो में हमारे साथ जो है वो बातचीत के लिए मौजूद होंगे अब से थोड़ी देर के बाद, बल्कि हमें ज्वाइन कर चुके हैं फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर आतिफ मकबूल। थैंक यू वेरी मच आतिफ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं सीधा जाऊंगा जनाब अली अब्दुल रऊफ भाई। रऊफ भाई, ये आपकी टीम, पहले रऊफ भाई मैं एक रिजवान का क्लिप आपको सुनवाऊंगा और उसके बाद हम अपनी बातचीत का आगाज करेंगे कि जिस वक्त पाकिस्तान ने ओडीआई सीरीज जीती थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, ओडीआई सीरीज जीती है, उसके बाद हमारे ड्रेसिंग रूम में जो शादियाने बज रहे थे वो हम सब ने देखे, लेकिन वहां पर जो लफ्ज कहे थे रिजवान ने, जरा वो पहले सुनते हैं, फिर रऊफ भाई के पास जाएंगे। जनाब प्रोडक्शन टीम चलाइएगा। इससे पहले भी थी, अब हमारे हमने एम किया कि ये धोखा है तो धोखा है। हमारे बॉलिंग स्क्वाड ने इकट्ठा होकर कहा कि जिन चीजों पे ये हमें डराते हैं हमने उनको डरा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। आज तक कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था हमसे, उम्मीद है इंशाल्लाह कि हमसे और दुनिया की टीमों ने हमसे धोखा है तो वाकई धोखा था। पूरी दुनिया के लिए कोई चीजें थी, इससे पहले भी थी, अब हमारे हमने एम किया कि ये धोखा है तो धोखा है। हमारे बॉलिंग स्क्वाड ने इकट्ठा होकर कहा कि जिन चीजों पे ये हमें डराते हैं हमने उनको डरा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। आज तक कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था हमसे, उम्मीद है इंशाल्लाह कि हमसे और दुनिया की टीमों ने हमसे। रऊफ भाई, आपने सुना होगा कि अब हम एक डिफरेंट उसमें, अब तक ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स हमें डराते थे, अब हमने उनको डरा दिया है और अब हम क्लीन स्वीप करेंगे जाके T20 सीरीज में। ये कुछ बड़े जुमले नहीं हो गए थे रऊफ भाई के ऑस्ट्रेलिया हमें डराता था, हमने ऑस्ट्रेलिया को एक सीरीज में डरा दिया क्या? देखिए नसीम भाई आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आवाज आ रही है रऊफ भाई। देखिए बात ये कि जो बातें तो कोई भी कर सकता है। जब भी आप किसी टूर पे जाते हैं या कोई भी टूरिंग टीम यहाँ पर आती है तो आपको इस तरह की बात करनी होती है मीडिया के लिए, क्योंकि आप एक थोड़ा सा मीडिया के जरिए प्रेशर क्रिएट करते हैं, अपनी रिप्यूट जाहिर करते हैं और दूसरी टीम को अंडर प्रेशर लाने की कोशिश करते हैं। इसमें तो कोई अर्ज नहीं है कि कोई चाहे किसी भी किस्म की बातें करे, मगर वो होनी बेसिकली पॉजिटिव चाहिए थी और ये भी काफी पॉजिटिव बातें थी जो इन्होंने की है। मगर असल चीज ये है कि क्या इनको इम्प्लीमेंट किया गया? इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई इनसे, क्योंकि आप 3-0 से व्हाइट वॉश हो गया उसमें और बार बार व्हाइट वॉश। देखें कि हारना जितना डिफरेंट चीज है, इंडिया भी हारता है, आपका ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये बड़ी बड़ी टेमें हार जाती हैं, मगर व्हाइट वॉश होना और बार बार होना ये बड़ी एक स्ट्रेंज चीज है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में हो रही है। कि आपको बांग्लादेश की टीम ने यहाँ पर टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया, आप ऑस्ट्रेलिया गए वहां पे आप टेस्ट सीरीज में पहले व्हाइट वॉश हुए, आप दोबारा T20 में व्हाइट वॉश हुए हैं, इससे पहले आप छोटी छोटी टीमों से हारते रहे। तो ये एक लम्हा फिक्री है और इसमें मेरा ख्याल है कि प्लेयर्स का भी इतना ज्यादा आप उनको ब्लेम नहीं दे सकते। ये जो हमारा मैनेजमेंट होती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बार बार इन्होंने चेंजिंग का प्रोसेस लगाया हुआ है, इसमें इनकंसिस्टेंसी है, इनको पता ही नहीं है, डायरेक्टर्स इनके चेंज हो रहे हैं, कॉम्पिटेंट बंदा। जी रऊफ भाई, रऊफ भाई आपको आवाज आ रही है? आज थोड़ा सा इंटरनेट की प्रॉब्लम तो आपको पता ही है कि रही है मुल्क भर में, तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। रऊफ भाई आप मुझे सुन रहे हैं? रऊफ भाई आप आते हैं जनाब आपके पास है, मैं आता हूं। आतिफ, ये जो अभी आपने स्टेटमेंट सुना, रिजवान ने बात कही कि हमने डरा दिया ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया हमें डराता था। मेरे ख्याल हम ये बात कहते हैं कि अल्लाह के शुक्र से हम जीतने में कामयाब हुए और हमारी टीम अब T20 में मुख्तलिफ दिखाई देगी, लेकिन वो हम डरते थे, हमें डराता था, हमने डरा दिया, ये तो एक अजीब सी बात लगी है। देखें टीम तो वही है, वही चीजें, सब कुछ वही प्लेयर है, वही मैनेजमेंट है, सिर्फ थोड़ा सा फर्क आया कि कप्तान की चेंजिंग हुई है। अगर कप्तान की सोच ये है कि हम एक वनडे की सीरीज जीतकर हम इसको क्लीन स्वीप कर देंगे, तो ये उनकी सोच है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम को आप कह रहे हैं कि हम क्लीन स्वीप कर देंगे तो बहुत बड़ी बात है। की प्लेयर्स नहीं है, बिल्कुल जो बिल्कुल मेन प्लेयर्स थे वो तो उनके खेले ही नहीं, वो तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की तैयारी कर रहे थे और वहां पे भी फंसे में अभी बात करते हैं इस पे। जी बिल्कुल, तो इस तरह से आप ओपन स्टेटमेंट देना ये अच्छी चीज है, अपने लड़कों को आप बूस्टअप कर रहे हैं, उनके
के लिए थोड़ा सा अच्छा एक प्लेटफॉर्म सजा रहे हैं यार हम लोग आने वाले टाइम में हम जीत को फोकस करेंगे, लेकिन इस तरह से स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था कि आपको यार हम क्लीन स्वीप कर देंगे ऑस्ट्रेलिया को, तो हुआ तो नहीं, आपसे फिर 3-0 हार भी गए आप। तो ये चीजें बनती है सिर्फ थोड़ी सी, अगर वो कप्तान बने तो इस देखिए हम क्लीन स्वीप कर देंगे और हम क्लीन स्वीप करने की कोशिश करेंगे। हम अब डिफरेंट, आप अल्लाह को याद करते हैं, आप बोलते हैं यार शुक्र अल्लाह का मैं एक ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम से हम जीते कई मरतबा। ऐसा नहीं है कि मैंने क्लिप एक छोटा सा ही काटा, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी नहीं बिल्कुल, ऑब्वियसली यही चीज होनी चाहिए कि यार आपने अगर जीते आपकी कप्तानी में तो ये एक अच्छा स्टार्ट हो गया आपकी कप्तानी का। ओवरऑल जो अभी तक हमारी कप्तानी और प्लस टीम की परफॉर्मेंस रही है, आप देखें पिछले 2 साल पहले बाबर आजम साहब ने, लेकिन आज के मैच में आप उठा के देखें ना यार, आज के मैच में जो है वो आपकी टीम जिम्बाब्वे से डकवर्थ एंड लुइस मेथड के तहत 80 रन से हार गई। 80 रन से आप 207 चेस कर रहे हैं और आप 80 रन से मैच हार रहे हैं। बिल्कुल, जो तो ऑस्ट्रेलिया की बात थी, अब आ जाए जिम्बाब्वे टूर पे। तो अब जिम्बाब्वे वाले टूर पे आप देख लें कि जिस तरह से 200 पे आउट किया एक टीम को और उसके बाद 70 पे 6 आउट, यार ऐसी कौन सी 57 पे 6 आउट, तो ऐसी कौन सी बॉलिंग हो रही थी जो अनप्लेएबल हो रही थी मेरे ख्याल से, जो इतने टॉप के आपके ऑर्डर बैटिंग ऑर्डर था फ्लॉप हो गया वो, क्या मुझे समझ नहीं आया रीजन कि ऐसा क्या हुआ है। तो आप इस जैसी टीम को आप टफ टाइम दे नहीं पा रहे हैं, जो आपका और इनका मैच नहीं बनता, लेकिन आप फिर भी आप इनसे नीचे लगकर आप डकवर्थ लुइस पे मैच हार गए, तो आप अपनी कंडीशन देख लें। बातें एक तरफ रऊफ भाई वाली बात बिल्कुल सही कि आपको इंप्लीमेंट ग्राउंड के अंदर करना है, सोच सबकी पॉजिटिव होती है, कोई भी नेगेटिव सोच लेके नहीं आता। मीडिया में बयान देने पड़ते हैं जरा थोड़ा सा साइकोलॉजिकल। लेकिन एक चीज मैं यहाँ प्लस पॉइंट कहूंगा, देखिए मैनेजमेंट की एक बात मुझे बड़ी पसंद आई, खासतौर पे आकिब भाई की, कि आकिब भाई ने आगे कुछ चेंजिंग्स तो शुरू की, कुछ नेमल बदल तो कुछ आया मेरे हिसाब से, मैं जो देख रहा हूँ कि रिप्लेसमेंट्स भी आई हैं, प्लस बैटिंग ऑर्डर में भी चेंजिंग आ रही है, हर लिहाज से चेंजिंग नजर आ रही है। तो ये टीम मैनेजमेंट का एक मैं कहूंगा कि आकिब भाई को क्रेडिट जाता है इस जो ऑस्ट्रेलिया वाले टूर का, मैं खास तौर पर जीत का, कि जिस तरह से उन्होंने टीम को एक होकर खिलाने की कोशिश की है और कप्तान को भी अपने कॉन्फिडेंस पे लिया। T20 सीरीज में आकिब भाई कहाँ चले गए? T20 जिम्बाब्वे में तो पहली मरतबा वो हेड कोच है, आज वो कहाँ चले गए? पहले तो सिर्फ सिलेक्टर थे, आज तो उनके पास कमांड दीजिए, मैं हेड कोच। वनडे में आपके पास बॉलिंग स्ट्रेंथ पूरी थी, ठीक है। T20 में थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि देखें आपको आपके पास भी यंगस्टर्स थे, तो इस सेंस में थोड़ा आपको टफ टाइम मिल सकता है, क्योंकि उनकी टीम उनके मुल्क में, अपने मुल्क में बहुत स्ट्रांग है। हमने ऐसी टीम क्यों बनाई? हमने इसमें से कई सारे अच्छा है, ये मैं कहता हूँ ये चीजें होनी चाहिए जो रिप्लेसमेंट, हाँ रिप्लेसमेंट्स नहीं, आपको नजर तो आई एक चीज कि यार हमने इसको बिठाया, इसको रेस्ट कराया, इसको साजिद भाई, ये आपके रिजवान साहब कैप्टन आ गए और कैप्टन जब पहली मरतबा सीरीज जीते तो सबने कहा जी ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपने कमाल कर दिया, लेकिन उसके बाद साजिद भाई जो सूरत-ए-हाल हमें देखने को मिली है उसमें हम T20 सीरीज में व्हाइट वॉश हो गए और उसके बाद आज भी हमें डकवर्थ एंड लुइस मेथड के तहत 80 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। रिजवान एज ए कैप्टन सबसे पहले और टीम, जनाब बहुत शुक्रिया। ग्रेट नसीम भाई, आपको, आतिफ मकबूल को, और जो हमारे और जो भी उनके साथ मौजूद है, मेरे आतिफ मकबूल की आवाज आ रही थी तो उनको बहुत बहुत सलाम। ऑल आउट अब्दुल रऊफ भाई, जो यकीनी अब्दुल रऊफ भाई, इफ्फी भाई सलाम अलैकुम इफ्फी भाई। तो यकीनी तौर पर नसीम भाई जिस तरह ऑल आउट बाजी ले जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट मौजू है। आपने रिजवान की बात की, यकीनी तौर पर हेड कोच आकिब जावेद बन के गए, रिजवान और आकिब जावेद ने दोनों ने मिलकर टीम बनाई। पहले तो ये बताइए नेगेटिव पॉइंट और प्लस पॉइंट पे हम सवाल कर रहे हैं, नेगेटिव है, प्लस पॉइंट तो है नहीं। आप ये मुझे बताइए, इनको पिच रीड करने नहीं आती, डे मैच खेला जा रहा है और डे मैच खेलने जाता है, आप क्या आप जब पता है आगा सलमान का ब्रेक हो रहा है और दूसरे का ब्रेक हो रहा है, टीम क्या खिलाई थी? और दूसरी टीम जो हेड कोच बन के गए वो बॉलिंग कोच है। मैंने कल भी ये बात की थी, वो कोच बॉलिंग कोच होंगे, यकीनी तौर पर वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो बैटिंग कंसल्ट है कि हेड कोच है वो नहीं हो सकते। जिस तरह आपने शाहिद असलम की हमने बात की, जो पाकिस्तान के बैट्समैन खेल रहे हैं, क्या साइम की बात करूं या अब्दुल्ला शफी की बात करूं, क्या आगा सलमान की बात करूं, इरफान की बात करूं, चलो इरफान को अच्छा बॉलर है, एक फास्ट बॉलर था, वो एक फास्ट बॉलर है, जिम्बाब्वे का सबको बचा है, पाकिस्तान सुपर लीग भी खेलता है, उसको ये झेल नहीं सके। सिकंदर रजा एक वाहिद बंदा है जो वेल नोन क्रिकेटर है, और मेरे अपने जराए बताते मेरे ख्याल में अच्छे किसी से बात हो रही थी पाकिस्तान में उसकी, तो वही कह रहा था हम तो वेट कर रहे हैं पाकिस्तान टीम आएगी। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम
जिम्बाब्वे में मैच हार गई, इस तरह मैच हारी है जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए नगमिया फिक्री है। 4 ओडीआई जीते जिम्बाब्वे ने, 4 ओडीआई जीते, और पाकिस्तान जिम्बाब्वे को कहीं रीड ही नहीं करती थी, और जिम्बाब्वे ने जिस तरह वहां पहुंच के खेली है, तो मैं पहले भी कहता रिजवान तो क्लब लेवल का कप्तान है भाई। पाकिस्तान सुपर लीग में मुल्तान सुल्तान की कप्तानी आप करते हो, पाकिस्तान की कप्तानी कांटों वाली कुर्सी। मेरा सवाल वही है, मेरी सुई वही है, आखिर किसका कसूर सरफराज अहमद को क्यों किया? सरफराज 140 ओडीआई खेले हो, पाकिस्तान का वर्ल्ड क्लास कप्तान हो, वर्ल्ड क्लास बैट्समैन हो, उसको निकाल के बाकी जिसको खिला रहे कि हसीब को खिला ले, जिसको खिला ले, उसके करीब कोई विकेट कीपर बैट्समैन है? इवन रिजवान की भी कीपिंग देख ले आज। और दूसरा नसीब भाई, हसनैन यकीनी तौर पर अंडरएस्टिमेट लग रहा है। हसनैन जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में बॉलिंग कर रहा था, और आकिब जावेद के आने से मुझे हसनैन की कॉन्फिडेंस में शेक नजर आ रहा है। उसका फॉलो थ्रू देख ले, और जिस तरह बॉल वो कर रहा है, वो कॉन्फिडेंस हसनैन में मुझे नजर नहीं आ रहा। क्यों? आकिब जावेद का प्रेशर बहुत खतरनाक होता है, जिसको चाहता है फ्री हैंड देता है, जिसको चाहता है फ्री हैंड नहीं देता। अनवर अली का कैरियर भी सबके सामने है। अनवर अली का बॉलिंग एक्शन लोग कहते हैं, मुझे इतना जो मैंने सुना नहीं मेरे साथ है अनवर अली, योशने मेरे साथ है। मैं आपकी मैं डंके की चोट में कर सकता हूं। अनवर अली को नेशनल क्रिकेट एकेडमी में उसका इन स्विंग बहुत अच्छा आता था, इन स्विंग अंदर आता था। नेशनल क्रिकेट एकेडमी में अनवर अली का इन स्विंग खत्म करा दिया, खत्म हो गया। ग्रेट ऑलराउंडर, बेहतरीन ऑलराउंडर। अनवर अली की मिसाल ले ले, खुर्रम मंजूर की ले ले, फैसल इकबाल की ले ले, कितने लड़कों की मिसाल ले ले, आपके सामने मौजूद है, जिनको कमीज से सुखाने लगा देते, करीब नहीं आते थे, नेट पे बैटिंग नहीं देते थे, नेट पे बैटिंग नहीं देते। सवाल ये पैदा होता है, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान इंडिया को क्रिटिसाइज करते हैं, मगर आपने बड़ा प्यारा इंट्रो दिया है। सर विराट कोहली, पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसे लोग जो यकीनी तौर पर आप यकीन करें, एक बच्चा हमारे पाकिस्तान में मौजूद है, हमारी एकेडमी का मौजूद है, उसका अगर मैं बात करूं यूसुफ बच्चा, वो इतना खुश था। यूसुफ बच्चा मैं बयान नहीं कर सकता, क्योंकि यूसुफ बच्चा क्रिकेट से लव करता है। सर विराट कोहली ने सभी सेंचुरी बनाई है, और जिस तरह वो खेलते हैं, देखिए कहीं का भी हो, क्रिकेटर एशिया का है, उसने जिस तरह बॉल और बैट के दरमियान खेला है ना, तो इस तरह के प्लेयरों की जरूरत है। और हम बात करते हैं अपने बॉलर की, बुमराह को देख ले, 5 विकेट लिए, 5 विकेट, वर्ल्ड क्लास बॉलर है। फिर हम अपने बॉलर की बात करते हैं, ये सारे 2020 के बॉलर है भाई। हमने नगमिया फिक्रिया है, हम बहुत पीछे हैं, हम आगे नहीं है। नहीं, ये साजिद भाई ने बात की कि हम आगे नहीं है, हम बहुत पीछे हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। रऊफ भाई आप हमें ज्वाइन कर चुके हैं? चलें, आप रऊफ भाई को प्रोडक्शन टीम लीजिएगा, मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आता हूं। तो साजिद भाई ने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेस किया है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने पहले भी रेस किया था, कि कराची के क्रिकेटर्स या हैदराबाद के क्रिकेटर्स को अब 200% परफॉर्म करना पड़ेगा। और साजिद भाई चूंकि क्रिकेट समझते हैं और टॉप क्लास क्रिकेट खेली है, उन्होंने आज बॉडी लैंग्वेज देख ली हसनैन की, जो हैदराबाद से ताल्लुक रखता है। मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, वापस आता हूं तो बात करते हैं। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज ऑल आउट ही हो गई जिम्बाब्वे के खिलाफ। गो के 60 रन 6 विकेटों के नुकसान पर हमने 21 ओवरों में किए, लेकिन ऑल आउट ही हो गए हमने। आगे तो अभी 29 ओवर भी बाकी थे, फिर पता नहीं कितना बड़ा मार्जिन होता है। रऊफ भाई, आकिब जावेद भी आ गए हैं अब तो टीम के साथ, और अब पहले वो सिलेक्टर थे तो उनकी इतनी गुड्डी बजी हुई थी, इतनी गुड्डी उड़ी हुई थी कि आकिब आ गए तो बस समझ लें कि बस वो, फिर उसके बाद आकिब को हकीम लुकमान समझना शुरू कर दिया कि हर मर्ज की दवा एक ही आदमी के पास है, हमें तो कोई एक मिल जाता है, फिर उसको वो रगड़ते हैं कि जब तक वो खुद गिर ना जाए, जब तक हम उठाते ही नहीं है फिर दोबारा उसको। तो ये आकिब जावेद आज पहली मरतबा मैच में थे। एक मैच से तो किसी को भी जज नहीं किया जा सकता, लेकिन नया कोच आया हो तो खिलाड़ी बड़ी जान मारते हुए दिखाई देते हैं कि यार हमने इनको करके दिखाना है। आज तो हमने कुछ भी नहीं किया। रऊफ भाई, नसीम भाई, असल चीज ये है कि जब तक आपके जो चेयरमैन आते हैं ऊपर, उनको कॉम्पिटेंट नहीं होंगे, उनको क्रिकेट की एजुकेशन का नहीं पता होगा, उनको एक बेस का नहीं पता होगा, ग्रास रूट का नॉलेज नहीं होगा, तो फिर आपका सारा सिस्टम ऐसे स्ट्रगल करता रहेगा। फिर ये जो आपके जो पुराने खिलाड़ियों का ग्रुप एक है जो कि 10-15 लोग हैं, ये 92 के आगे पीछे जो करते हैं, तो यही फिर डोमिनेट वहां पे करते रहेंगे। ये अच्छे स्टोरी टेलर हैं सारे के सारे। इनको जो बेसिकली अगर आपने क्रिकेट बोर्ड में आना है या आपने कोचिंग मैनेजमेंट में या किसी भी फील्ड में आना है, तो आपको आपकी जो क्रिकेट है वो साइड पे रह गई है। अब देखिए, सचिन तेंदुलकर से बड़ा क्रिकेटर कोई नहीं है, लेकिन उसने अगर कोचिंग कोर्सेज वगैरह नहीं की है, एजुकेशन उसकी इस लेवल की नहीं है, वो इस तरफ नहीं आया। वो ड्राविड ने किया, उसने पहले यूनिवर्सिटी की एजुकेशन थी, उसके बाद उसने क्रिकेट कोचिंग की, फिर ग्रास रूट में नीचे चला गया।
वहां पे वो पूरा उसने एक सिस्टम के तहत काम करके सिस्टमेटिकली ऊपर आया, हर चीज की अंडरस्टैंडिंग पे उसने बूस्ट किया। इसी तरह जो आयन बेल वगैरह थे उनको ग्रास रूट पे नीचे लगाया, फिर यूनिवर्सिटी से उन्होंने डिग्री की। इवन एलन डोनाल्ड ने यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर से स्पोर्ट्स साइंसेस में डिग्री की। उसके बाद उस फील्ड में आए और सारे बड़े नाम, इनसे बेहतर प्लेयर थे वो। अब ये क्या करते हैं जो हमारे जो साबका प्लेयर्स हैं, ये एडवांटेज लेते हैं उनका जो हमारे चेयरमैन होते हैं उनकी नायली का क्रिकेट के सिस्टम का नहीं पता होता, तो ये एक ग्रुप स्टोरियों की शक्ल में यहाँ पे आते हैं स्टोरियां सुना के, और स्टोरियों से ये इंप्रेस करते हैं। देखिए आपकी जो बेसिकली कोचिंग है ना, मैं आपको एक असल चीज जो पाकिस्तानी कौम को या लोग सुनना चाहते हैं मैं उनको समझा देता हूँ कि बेसिक ये क्या चीज है। कोचिंग 3 तरह की होती है। एक स्ट्रेटजिकल कोचेज होते हैं जो हेड कोच आते हैं, वो उनका टोटल इस गेम से इतना ज्यादा नहीं होता, उन्होंने सिर्फ स्ट्रेटजी करनी होती है, तो प्लान बनाना होता है, टीम को सिस्टम को उन्होंने जेल करना होता है, और वेरी हाईली एजुकेटेड होती है उनकी यूनिवर्सिटी। इवन मैं आपको मिसाल देता हूँ जॉन बुकैनन की, जो ऑस्ट्रेलिया के कोच थे जिनके अंडर ऑस्ट्रेलिया ने 2 वर्ल्ड कप जीते हैं, मैगराज, शेन वॉर्न, उसके अलावा स्टीव वॉ जैसे सुपरस्टार उनके अंडर खेलते रहे, और वो एक फर्स्ट क्लास मैच भी नहीं खेले हुए थे, वो ड्रामा राइटर थे और उनके पास 3-4 डिग्रियां थी इस किस्म की। उसके बाद वो इस फील्ड में आया और उन्होंने एक स्ट्रेटेजिकल प्रोग्राम ऑस्ट्रेलियन टीम को दिया, और उसके अंदर है कि जो टॉप क्लास प्लेयर थे उन्होंने एडजस्ट करना सीखा और ऑस्ट्रेलिया को ऊपर लेकर गए। इसके बाद आपको ये दूसरे आपके टाइप के प्लेयर्स आते हैं जो कि बायोमैकेनिकल एक्सपर्ट होते हैं। बायोकेमिकल एक्सपर्ट आपको मैं समझा देता हूँ, वो नीचे काम करते हैं जहाँ पे अंडर 15, अंडर 16, अंडर 14, जहाँ पे बेस आपने बच्चों की दुरुस्त करनी होती है। अब बायोमैकेनिकल एक्सपर्ट का एजुकेशनिस्ट होना इसलिए जरूरी है कि उसको ह्यूमन एनाटॉमी का पता होता है, यानी कि मेरे आपके या 4 बंदे हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं, हम चारों के जो बोन स्ट्रक्चर है, जो मसल शेप है, जो मसल मेमोरी है, ये सारी चीजें एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। तो जब अगर आपने ये बायोमैकेनिक्स पढ़ी ही नहीं हुई, आपने ह्यूमन एनाटॉमी की आपको समझ नहीं है, आपको फिजिक्स का पता नहीं है, आपको फार्मूला भी आता नहीं है, और आप जाके मैट्रिक फेल पास जाके लगा देते हैं जी मैंने 50 टेस्ट खेले हैं, 60 टेस्ट खेले हैं, बच्चों पे लगा देते हैं तो उनकी बेस ही खराब हो जाती है। इसी वजह से जितने आपके फास्ट, ये मैं सबसे ज्यादा ये चीज आपको जोर दे के कहता हूँ कि पाकिस्तान में दुनिया में सबसे ज्यादा नेचुरल टैलेंट पाकिस्तान के अंदर है, मगर क्योंकि वो पाकिस्तान टीम में भी आ जाता है, स्पेशली जो फास्ट बॉलर्स होते हैं, आपके पास 15-20 लड़कों की एक पूरी एक लाइन आप आ जाती है, मगर एंड क्या होता है 1-2 साल के बाद सारे के सारे इंजर्ड होके अपने डिफरेंट एक्शन की वजह से वो सारे सिस्टम से बाहर हो जाते हैं। वजह क्या, आपके पास कोई अच्छा बायोमैकेनिकल एक्सपर्ट कोच नहीं है, हाईली एजुकेटेड, जो नीचे जाके बच्चों के इस चीज पे काम कर सके। ये लोग आते हैं स्टोरी टेलर, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, गेंद इस तरह पकड़ लो, ये इस तरह खड़े हो जाओ, वो इस तरह कर लो, ये ड्रामा। इसी तरह ये अंडर 19 में बैट्समैन के साथ जो हमारे टॉप के सुपरस्टार पिछले 10 साल से लगे हुए, इन्होंने ड्रामा लगाया हुआ। आपको एंड रिजल्ट ये निकल रहा है कि आज आपके जितने बच्चे थे जो अंडर 19 पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास में परफॉर्म करके आए हैं, उनमें छोटे छोटे बायोमैकेनिकल और टेक्निकल फॉल्ट से एक भी सही नहीं हुआ। आप जिम्बाब्वे के खिलाफ स्ट्रगल करते हैं, आप सेमी ट्रैक में भी स्ट्रगल करते हैं, आप बाउंसी पे भी स्ट्रगल करते हैं, आप पाकिस्तान के ट्रैक्स पे भी स्ट्रगल करना शुरू हो जाते हैं, और रखे हुए आपने 50-50 लाख पे मेंटोर और लेजेंड्स रखे हुए हैं, और उनका जो एंड रिजल्ट है वो 0/0 है। अब तीसरी चीज ये आ जाती है, वो आपके दूसरे नॉर्मल कोच को ये खेल कूद के आते हैं, तो आप इनको लगा सकते हैं किसी भी जगह पे, क्योंकि आपने बेसिकली इनको एडजस्ट करना होता है। दुनिया में किसी जगह पे इस तरह काम नहीं होता जिस तरह अनप्रोफेशनली तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट पे होता है। इसकी वजह से आपका सारा स्ट्रक्चर डावाडोला, आपकी कोई प्रोग्रेस हो ही नहीं रही, आपके अच्छे प्लेयर्स आते ही नहीं है। फिर जो सबसे बड़ा आपको मैं अभी एक और प्रॉब्लम बताता हूँ, ये बाबर आजम है। बाबर आजम का देखिए कि उसका तीनों फॉर्मेट में वो नो डाउट टॉप प्लेयर है, मगर तीनों फॉर्मेट में वो आउट ऑफ फॉर्म जा रहा है। तो इनको अगर आपकी अथॉरिटी है, अगर आपको कोई सेंस है, आप मेंटोरशिप कर सकते हैं, तो आपको उसको भेजना चाहिए था। फर्स्ट क्लास क्रिकेट आपकी हो रही है भाई, ये 10 मैच है, 10 मैच की 20 इनिंग है, आपने 20 इनिंग यहाँ पे खेलनी है, उसके बाद आप रिदम में आए, आप लंबी लंबी इनिंग खेलें, और ये एक वाइड बेस है, ग्रास रूट आपकी है इसकी, अपनी टेक्निक को सही करने की, अपनी फॉर्म को वापस लाने की, और पूरी दुनिया के जो टॉप प्लेयर है इसी तरह करते हैं। अगर ऊपर आउट ऑफ फॉर्म है, नीचे जाते हैं, नीचे फर्स्ट क्लास में परफॉर्म करते हैं, लंबी इनिंग खेलते हैं, लंबा टाइम वहां पे लगाते हैं, चाहे वो बैट्समैन है या बॉलर है। उसके बाद वो पाकिस्तान टीम में जाते हैं। अब इसको वहां से ऑस्ट्रेलिया से आउट ऑफ फॉर्म तीनों फॉर्मेट में वापस पाकिस्तान भेजा, यहाँ ये फर्स्ट क्लास में जाने की बजाय उधर चला गया नेशनल क्रिकेट अकेडमी में, वहां पे 2-4 वे अपना ड्रामा करते हैं ड्रिलों का,
वहां से या साउथ अफ्रीका जाएगा और फिर फ्लॉप होगा, फिर कहेंगे कि इसको ये करो और इसको वो करे। इस तरीके से कभी सिस्टम नहीं चलता। लेकिन रऊफ भाई वो डोमेस्टिक कहाँ पे खेले रऊफ भाई? यहाँ तो कायदे आजम ट्रॉफी भी रुक गया है, यहाँ पर तो अंडर 19 टूर्नामेंट भी रुक जाता है, यहाँ पर तो विमेंस का टूर्नामेंट जो है वो डबल लीग के बुनियाद पे होता है, उसको सिंगल लीग की बुनियाद पे कर दिया जाता है। एक लाइन दिखाई दे रही है। सेम भाई यही बात है ना, देखिए आप अनप्रोफेशनल तरीके से सिस्टम चला रहे हैं। आपका ये इसमें आपकी बेसिक में है शामिल ही नहीं है, तरजीहात में आपकी शामिल ही नहीं है। आपके फर्स्ट क्लास पहले आपने स्ट्रक्चर शुरू किया, 10 मैचेस थे उनको कट डाउन करके 5 किया, फिर उनको भी खत्म कर दिया और अभी आपने चैंपियंस कप शुरू कर दिया। ये जो आपने 4-5 मेंटोर और रखे हैं लोग आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए। उसके बाद आपका वुमेन का टूर्नामेंट हुआ, एक मैच अभी इसका नहीं हुआ, उसके बाद आपने वो पोस्टपोन कर दिया। इससे पहले आपका अंडर 19 का रीजन का एक मैच आपने और यूएसटी का टूर्नामेंट, वो जो पीसीबी और एचईसी का टूर्नामेंट वो भी बंद हो गया है, उसका भी फाइनल राउंड नहीं हो रहा, बंद हो गया। तो आप करवाना क्या चाह रहे हैं? और ऊपर से ये दावे कर रहे हैं हम चैंपियन ट्रॉफी कराएंगे, हम ये करेंगे और हम वो करेंगे और इस तरह करेंगे। तो चैंपियंस ट्रॉफी नहीं करा पाएंगे? तो ये चैंपियंस ट्रॉफी नहीं करा पाएंगे क्या? ये जो फर्स्ट क्लास की करवा सकते हैं, जो वुमेन टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, जो अंडर 19 नहीं करवा सकते, जो अपना वो यूनिवर्सिटी का टूर्नामेंट नहीं करवा सकते, वो उनसे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वे क्या करवाएंगे? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आतिफ, ये जो अभी रऊफ भाई ने बात की, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि सारी दुनिया क्वालिफिकेशन की जानिब जा रही है। हमारे यहाँ पे जो लोग क्वालिफाइड हैं, जिन्होंने क्वालिफिकेशन की है, उनको हमने मोस्टली जो है वो इधर उधर रुलते हुए देखा है। दूसरे लफ्जों में जो हम कहते हैं, जिसकी थोड़ी बहुत भी क्वालिफिकेशन है लेकिन ताल्लुकात बड़े मजबूत हैं, वो आ जाता है सिस्टम के अंदर, क्वालिफिकेशन चाहे भले थोड़ी सी भी हो। और ये जो अभी बात करें, कहीं ना कहीं 90s के क्रिकेटर्स ने अपना एक ओरा बनाया हुआ है, पाकिस्तान क्रिकेट के गिर्द घूमे हुए। कभी तुम 2 अंदर चले जाओगे, कभी तुम 2 अंदर चले जाओगे, कभी तुम 2 अंदर चले जाओगे। एक ये तो अब म्यूजिकल चेयर टाइप का है कि भाई जो उठ गया बस उसकी जगह दूसरा अपना ही बैठेगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से माशाल्लाह रऊफ भाई ने सारी बातें क्लियर की हैं, बिल्कुल सच बोला उन्होंने कि हमारा ग्रास रूट लेवल जो है, जिस तरह से हम सर्वाइव कर रहे हैं, हमारा ये इसी तरह, क्योंकि देखिए आपकी टीम में अभी पाकिस्तान टीम में जितने लड़के खेल रहे हैं ना, वो सब T20 प्लेयर्स हैं, सब T20 फॉर्मेट से आपने पाकिस्तान टीम में लड़के डाले हुए। तो जब आप फर्स्ट क्लास नहीं खिलाएंगे किसी लड़के को, 3-4 सीजन वो कंटिन्यू नहीं खेलेगा, उसकी परफॉर्मेंस नहीं देखी जाएगी, उसकी आप समझ लें कि हर चीज को फोकस किया जाएगा कि यार उसको पाकिस्तान से खिलाना है स्पेशली, तो आप उसको प्रॉपरली हर तरीके से ट्रीट करेंगे। लेकिन ये चीजें यहाँ नहीं, अनप्रोफेशनल काम हो रहा है। रऊफ भाई ने बिल्कुल क्लियर और साफ चीज बात की है कि यार ये जो चीजें हो रही हैं ये सही नहीं है, आप अनप्रोफेशनल काम कर रहे हैं, कोई आपका जो है लग ही नहीं रहा कि वो, उन्होंने बिल्कुल आखिर में सही बात बोली कि अगर आप अंडर 19 फर्स्ट क्लास और ये डिपार्टमेंट क्रिकेट नहीं करवा सकते तो आप चैंपियंस ट्रॉफी क्या समझते हैं? ये टीम, ये पाकिस्तान की क्रिकेट टीम या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करवा सकेगा चैंपियंस ट्रॉफी? नहीं, समीर अहमद सैयद साहब को लगा दिया टूर्नामेंट डायरेक्टर, तो हो जाएंगे वो। आकिब जावेद साहब भी आ गए, बड़ी एक्सपीरियंस है उनका क्रिकेट। जी बिल्कुल, जिस तरह से आकिब भाई भी का हेड कोच आ गए हैं और हमारे मोहसिन नकवी साहब भी आ गए, तो क्या चेंजिंग आई है? एज इट इज वैसे ही चल रहा है। मोहसिन नकवी साहब भी तो चेयरमैन आए, उन्होंने कितने दावे किए थे, क्या कुछ कहा था, लेकिन एज इट इज वैसे ही हो रहा है जैसा वो रऊफ भाई बता रहे हैं कि सब कुछ क्लियर है। ये अनप्रोफेशनल लोग बैठे हुए हैं यहाँ, सब वो 90s का आ रहा, वही वाली आप वाली बात के यार 2 तुम आ जाओ, तुम 2 यार, ये ऐसे। यहाँ पे क्या क्रिकेट बोर्ड में लोग चिल करने आते हैं, अच्छा टाइम गुजारने आते हैं, अपने पैसे पकड़ते हैं और निकल जाते हैं। बस बात यही है, जिसको थोड़ा सा राजी करना है उसको कहीं जॉब दे देते हैं, उसका काम उसके सर पे डाल देते हैं। और ये मेंटोरिज्म जो चल रहा है यहाँ पर, इन क्या मेंटरों ने क्या किया है इस चैंपियंस ट्रॉफी से? मुझे आप बताया चैंपियंस कप से क्या प्लेयर निकाले? कोई टैलेंट निकाला इन्होंने कि यार हमने ये 5 लड़के निकाल के दिए, आप इसको इन पे वर्क करें, इन पे फोकस करें? पाकिस्तान टीम से बात की इन्होंने, पाकिस्तान के पीसीबी के अहदेदारान से, यार हम लोग इन लड़कों पे फोकस करना चाह रहे हैं, ये हमें टैलेंट नजर आया। जो आपकी टीम में मेन मिस्ट्री स्पिनर अबरार है, आप उसको नहीं खिला रहे, तो आप बाहर से टैलेंट क्या लेकर आएंगे? सोचने वाली बात है ना बॉस। फैसल अकरम बोल्ड वेल, लेकिन उसी पिच के ऊपर तो आगा सलमान इतना ब्रेक कर रहा था, तो फैसल अकरम तो फिर जाहिर जेन्युइन है चाइना में। वही बात आ गई ना, लॉबी सिस्टम आ रहा है ना, मामला यहाँ खराब हो रहे हैं। देखें एक चीज जो है, पिछले 2 साल से एक बच्चा ट्रैवल कर रहा है, मिस्ट्री स्पिनर है पूरे वर्ल्ड में अभी तक, ठीक है, वो परफॉर्मर भी है सबसे मेन चीज, तो आप उसको क्यों नहीं खिला रहे? रीजन दे दे मुझे कप्तान भी और मैनेजमेंट भी कि भाई अब अबरार खिलाया तो उससे परफॉर्म नहीं हो सकता। तो जब आपने 2 साल बाद उसको बिठा के ख्वार कर दिया ना बॉस आपने। साजिद भाई जरा रोशनी डाले ना, ये जो अभी रऊफ भाई ने कोचिंग के हवाले से बड़ी डिटेल में बात की है, जरा इस पे भी आप भी रोशनी डालिएगा प्लीज।
देखिए नसीम भाई, बहुत इंपॉर्टेंट मौजूद और ऑल आउट यकीनी तौर पर बाजू ले जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने बात की, फैसल अकरम एक क्वालिटी बॉलर है, मगर कप्तान और कोच ने जो टीम खिलाई थी, किसने ये टीम, जो जिम्बाब्वे की टीम जब पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का ओडीआई मैच खेलने जा रहा था, तो इनको नहीं पता रिजवान तो इतना एक्सपीरियंस कप्तान है और ये हेड कोच बन के गए, इन्होंने 20 साल का एक्सपीरियंस है, इनको ये नहीं पता था आप आगा सलमान इतना ब्रेक कर रहा है। फैसल अकरम एक क्वालिटी बॉलर है, तो ये 3 फास्ट बॉलर। दूसरा एक बात मैंने अपने हसनैन का जिक्र किया था, हसनैन ने 1 करोड़ रुपया खर्च करके अपने आप को फिटनेस में इख्तियार का बनाया है। हसनैन ने 1 करोड़ रुपया अपना खर्च किया है, वो जाके अपना इंग्लैंड में जाके खुद उसने इलाज किया है, अपनी तरफ से कोचिंग की कोई पूछने वाला है। आज मुझे बताइए, अगर ये किसी के भाग चढ़ गया और जिस तरह आके जावेद बंदा खा जाते हैं और आके जावेद की प्लेयर लाइक में गुड बुक पे ना हुआ तो कहां जाएगा उसने, जिसने इतना अच्छा इनपुट डाला, 17 आउट किया पाकिस्तान कप में। साजिद भाई, पहले तो आकिब जावेद की गुड बुक में तो कलंदर्स के फास्ट बॉलर होंगे, वहां 3-4 फास्ट बॉलर खेलते हैं, तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो वही होगी। तो बिल्कुल टेक्निकल बात है ना। देखिए मैच आप हारे, मैच की बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आप सारा कसूर हम दूसरों को दे रहे होते हैं। आके जावेद पहुंच चुके थे, जब आके जावेद ने अपने कमांड अपने साथ में ली, रिजवान ने अपने हाथ में ली, ये मैच हारने वाला था। किस टेक्निक से बैट्समैन ने बैटिंग की है और कितनी गंदी बॉलिंग की बॉलरों ने। मुझे बताइए, इरफान की बात करूं, या इरफान जो आज मेरे ख्याल में सीजन बॉलर है, ओडीआई आज खेले, टेस्ट मैच खेल चुके हैं, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का एक्सपीरियंस रखते हैं। मुझे यह नजर नहीं आ रहा पाकिस्तान के अगर हेड कोच आके जावेद रहे और ये जितना ये बैटिंग कंसर्न जिसको दिया शिफारशी बैटिंग कंसर्न, पाकिस्तान टीम के बैटिंग कंसर्न शाहिद असलम होंगे। इतने फॉल्ट है, आप मुझे बताइए, जो लड़कों को ये नहीं बताते हो आपके किस प्लानिंग से खेलना है, सीरीज डबल खेलना है। जो टीम ऑस्ट्रेलिया को ओडीआई सीरीज हरा के आए और जिम्बाब्वे से इस तरह की कारकर्दगी खेले, तो नगमिया फिक्रिया है। तमाम जो लड़के खेल रहे हैं उनकी मेंटली ट्यूनिंग होना चाहिए। बेसिक फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात कर रहे हैं, अंडर-19 की बात कर रहे हैं, ये डिपार्टमेंट सबसे बन हुए, जितने भी कोचेस लगे हुए, जितने फील्डिंग कोच लगे, साजिद भाई अभी सब शिफारशी लगे। मेरे पास एक लेटर ही मेरे पास फोन में मौजूद है, बहुत सारे कोचेस पाकिस्तान क्रिकेट से फारे हो गए हैं, जिनको लगाया गया था ना अभी यूनिवर्सिटीज में, इधर टूर्नामेंट को रोकते हैं, इधर कोचेस को कहते हैं, लेटर भी पकड़ा देते हैं। ये मैं लेटर मेरे पास मौजूद है, मैं बिला वजह बात नहीं कर रहा हूँ, ये एक्सक्लूसिव लेटर मेरे पास मौजूद है, क्योंकि उस प्लेयर का नाम लिखा हुआ है, इस वजह से मैं बात नहीं करना चाहूंगा। वो उसको मिटा के मैं जरूर अपने सोशल मीडिया पे भी शेयर करूंगा कि आप पता नहीं किस अंदाज से चला रहे हैं। जी रऊफ भाई, आप कुछ कह रहे थे? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये, मैं तो इस क्रिकेट बोर्ड को सिरे से मानते ही नहीं हूँ। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है ही नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मतलब है कि आपको सारे जो आपके सूबे हैं, जिस तरह बलोचिस्तान है, जिस तरह सिंध है, जिस तरह पंजाब है, सरहद है, KPK, आपका कश्मीर है, इनकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए उसके अंदर। यहाँ पे किसी की रिप्रेजेंटेशन नहीं है, सवाल लाहौर की है। आप बैठते हैं, मॉडल टाउन का एक हल्का है, वो 5, 6, 8, 10 बंदे इकट्ठे होते हैं, सिलेक्शन कमेटी भी उनसे बन जाती है, पाकिस्तान टीम का कोचिंग स्टाफ भी उधर से बन जाता है, पाकिस्तान की नेशनल अकेडमी भी वहां से बन जाती है, कोचिंग स्टाफ भी वहां पे आ जाता है, सारा मैनेजमेंट और हर चीज वहां से चलती है। तो ये तो फ्रॉड है किस्म का। ये तो ICC का फंड आता है और यहाँ पे एक पूरा ग्रुप है, ये आपस में बांट के खा जाता है। और उसी तरह पाकिस्तान की ये, क्योंकि मैं तो इस स्टोरी को 2010 से जानता हूँ। ये आकिब जावेद और वकार यूनुस, सलमान बट, इन्होंने वाकयात की पाकिस्तान टीम में जगह बनवाई थी 2010 में, उसको ये लेकर आए थे पाकिस्तान टीम के में। उसके बाद 2010 में एक सलमान बट को कैप्टन बनाया गया। पहले यूनुस खान की छुट्टी करवाई गई 2009 में, उसके खिलाफ बगावत की गई, उसको श्रीलंका में सीरीज हरवाई गई, जानबूझ के हरवाई गई सीरीज उसको श्रीलंका में, क्योंकि वो स्ट्रिक्ट था, वो इस जो डर्टी बिजनेस था इसमें इन्वॉल्व नहीं था। और ये सारी उस सीरीज में मैं था, उस सीरीज में मैं यूनुस खान के साथ कैप्टन कॉर्नर कर रहा था। मैं वो सीरीज मुझे याद है कि फवाद आलम और यूनुस खान स्कोर को पहुंचाते थे 2 विकेटों के नुकसान पर, 190 और 210 पे पूरी टीम आउट हो रही थी। ये मैंने यूनुस से 4 मरतबा सवाल किया था। जी, ये तो मेरी आंखों के सामने, मैं तो उसका पार्टनर पार्सल था। वो तो ये जानबूझ के मेरे सामने आउट हो रहे थे। और आप थे रऊफ भाई उस टूर पे, आप थे बिल्कुल, आप उसी टूर पे थे। ये इन्होंने सीरीज करवाई। उसके बाद फिर जब वो देखा कि इसकी जगह नहीं निकल रही है, यहाँ से टीम से बाहर नहीं हो रहा, तो फिर उसके बाद फिर इन्होंने क्या किया कि अब मुझे यूनुस खान ने अनाउंस किया था ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के टूर के लिए, क्योंकि जो टेस्ट सीरीज थी उसमें मैंने अच्छी बॉलिंग की थी। मुझे यूनुस ने कहा था कि आपको न्यूजीलैंड की पिचें आपको सूट करती है, वहां पे लेके जाऊंगा। अब इन्होंने क्या किया
इन्होंने दरमियान में यूनुस खान की छुट्टी करवा दी जब 10 बंदों ने कुरान पे हलफ ले लिया। जब देखिए कि क्रिकेट चला रहे हैं ये लोग, ये तो इस तरह तो ड्रामा नहीं चलता। आपका सुपर कैप्टन है, उसे T20 वर्ल्ड कप आपने जितवाया हुआ है, आप कुरान पे 10-11 बंदे इकट्ठे हो गए, 15 बंदे उसके खिलाफ हलफ ले रहे हैं। वजह उसकी सिर्फ ये है कि वो डर्टी बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं है, ये जो आपकी डर्टी पॉलिटिक्स है उसमें इन्वॉल्व नहीं था। उसके बाद इन्होंने फिर ये वकार यूनुस से ज्वाइन किया, आके पहले ज्वाइन कर चुका था, इंतखाब आलम इनके साथ था, और इन्होंने वहाब रियाज को वहां पे पहले मिसबा को बुलाया न्यूजीलैंड में, फिर इन्होंने वहाब रियाज को वहां से बुलाया उसके टूर पे, फिर उसके बाद 2000 सलमान भट्ट को उन्होंने कैप्टन बनाया। फिर ये पूरा जब ग्रुप इकट्ठा हुआ तो 2010 में आधे पकड़े गए, आधे भाग गए सिस्टम से, कोई बच गए। वो तो किस्मत अच्छी थी कि जो बच गए हैं, अदरवाइज तो पता नहीं क्या हो जाता। कौन बच गया था? काफी सारे बच गए थे। ये तो मैं बता रहा हूँ कि आपको कि किस्मत अच्छी थी, क्योंकि ये तो काफी आप अब्दुल रज़ाक का स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है, उसने शायद अफरीदी को कहा था, उससे पहले जो सीरीज थी उसने कहा कि इसने मुझे जानबूझ के आउट करवाया और ये क्या धंधा चाह रहा, तो उसने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर उस पर अब्दुल रज़ाक ने कहा कि देखें कि अभी तो 6 महीने नहीं गुजरे, सारे छोड़े गए, तो अब जो कोई इनके ऊपर मेंटोर थे वो बच गए उसमें, तो वो आगे पीछे निकल गए और ये पकड़े गए। उसके बाद फिर अभी तक मैं आपको बताऊं कि अभी तक ये ग्रुप आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। आप देखें अभी जो करंट मैनेजमेंट है और उससे पिछली जो मैनेजमेंट है, ये जो अभी चला रहे थे आपकी, ये सिलेक्टर बन रहे थे, कोई मैनेजर बन रहा था, कोई अकेडमी में एनसीए में लग रहा था, ये पूरे का पूरा ग्रुप बांटता हूँ क्या एक ही ग्रुप का जो आकिब जावेद भी निकल जाता है, कब उसमें से कोई आ जाता है। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बना हुआ ना। रऊफ भाई, आकिब जावेद भी क्या इस ग्रुप का हिस्सा है? वो तो उनके लिए तो कहा जाता है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, ना उनका जस्टिस कय्यूम इंक्वायरी में नाम है, ना किसी चीज में नाम है, तो क्या आकिब जावेद भी उसी ग्रुप का हिस्सा है? देखिए ग्रुप का ये जरूरी नहीं है कि वो जो एक ही ग्रुप उस ग्रुप का हिस्सा है, मुझे नहीं पता है या नहीं है, मगर ये जरूर है कि आकिब जावेद की रिकमेंडेशन पे वहाब रियाज भी आया था पाकिस्तान टीम में, तो ये तो सब जानते हैं। सर वकार यूनुस ने पूरा जोर लगा दिया था वहाब को खिलाने के लिए, मुझे याद है। अब वहाब माशाल्लाह फिर आ गए क्रिकेट बोर्ड में। ये मेरा ख्याल है कि सरफराज का भी स्टेटमेंट है, आपको याद है कि जब इसने 20-22 बॉल्स का एक ओवर किया था तो उसके बाद भी फिर कुछ हुआ था, सरफराज का स्टेटमेंट है या पता नहीं किसका स्टेटमेंट, और ये वकार यूनुस पूरा जोर लगा रहा था इनको। यानी कि मैं ये नहीं कहता कि ये वो ग्रुप है, असल चीज ये है कि ये जो एक पूरा, क्योंकि इकट्ठे रहते हैं ये लाहौर में, इकट्ठे इनके आपस में मिलना जुलना है, सारा इनके टर्म्स एंड कंडीशंस है, तो ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, बैकअप करते हैं सबके सबको, और वही फिर बार बार घूम फिर के वही आ जाते हैं, एक जाता है दूसरा आ जाता है, दूसरा जाता है। ये जो मैनेजमेंट गई है, आकिब जावेद तो अपने साथ कोई बैटिंग कंसल्टेंट भी ऐसा नहीं लेके गए, कोई बॉलिंग कंसल्टेंट भी कोई ऐसा नहीं लेके गए, वो तो ऐसे लोगों को अपने साथ कैरी कर रहे हैं जो कमजोर तरीन मैनेजमेंट करार दी जा रही है, और आकिब जावेद अपनी अथॉरिटी को जो है वो रखना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है। देखिए इनको अथॉरिटी क्या रखेंगे, असल में बुक साथ था, उसकी भी छुट्टी हो जाएगी थोड़े अर्से के बाद। अब ये एक ना पूरा एक धंधा इस तरीके से चलता है, आप देखें ना गैरी क्रिस्टन को क्यों बाहर करवाया गया, मिकी आर्थर को क्यों बाहर करवाया गया, ये जो गैर मुल्की कोचेस यहाँ पे आते हैं। इससे पहले जेफ लासन आया था, इंतहाई जेंटलमैन आदमी था, शरीफ तरीन पढ़ा लिखा आदमी, इंतहाई क्लीन कैरेक्टर का, बिल्कुल साफ सुथरा ट्रू प्रोफेशनल आदमी था, उसकी छुट्टी करवा के भी यही ग्रुप आया था, ठीक है। अब ये बंदा गैरी क्रिस्टन को भी इसलिए फारिग हुआ है। अब ये जो अकेडमी में असल जो धंधा चलता है उसका किसी को नहीं पता कि असल साजिश यहाँ से तैयार होती है। क्या धंधा क्या चल रहा है अकेडमी में, धंधा चल क्या रहा है? मैं बताता हूँ आपको, सुने। ये होता है क्या है कि जो ये गैरी क्रिस्टन वगैरह ये लोग आते हैं ना, जेफ लासन हो गया या जिस तरह मिकी आर्थर था या मतलब ये पूरा अपना एक कोचिंग जो ग्रुप है पूरा सारा लेके आते हैं, फील्डिंग कोच, बॉलिंग कोच, एनालिस्ट वगैरह सारे इनके होते हैं, पूरा एक बायोन का इसका स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर के अंदर ये सारे लोग काम करते हैं। अब इसमें ये जो अकेडमी में बैठे होते हैं ना, ये शायद असलम वगैरह, ये आगे पीछे ये लोग, इनका फिर उसमें सिस्टम में ये उनको साइड कर दिया जाता है, ये आ नहीं सकते। अब जब पाकिस्तान के कोच आते हैं ना, जिस तरह वकार यूनुस आ गया या आकिब जावेद आ गया या कोई भी आ गया, बिस्वा वगैरह है, जो भी आते हैं, अब ये क्योंकि इनकी क्वालिफिकेशन उस लेवल की नहीं होती, इनको असाइनमेंट बनानी नहीं आती, इनको लिखना नहीं आता, इनको स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग नहीं आती, तो ये शायद असलम टाइप लोग होते हैं जो वहां पर बैठे हुए सारा इन्होंने, क्योंकि कोचिंग एजुकेशन प्रोग्राम वहां पे चला रहे होते हैं, तो इनको ये लिखना पढ़ना सारा मैनेज करना ये चीजें आती है, तो ये उनके ब्याह पे इनको साथ रख रहा है, इनके लिए कंपल्सरी हो जाता है, क्योंकि वो चीज को कर नहीं सकते जो कि रिक्वायरमेंट्स होती है एक हेड कोच की या स्ट्रेटेजिकल कोच की। उनके ब्याह पे ये लोग सारी असाइनमेंट्स और ये सारी चीजें बनाते हैं,
और एनालिस्ट एक वो साथ ले जाते हैं, तो इसलिए फिर ये उनके मरूने एहसान होते हैं और इस तरीके से ये सारा सिस्टम चलता है। यानी वो ड्राफ्ट बनाना भी नहीं जानते माशाल्लाह, तो इस वजह से इस तरह के लोगों को कुछ भी नहीं जानते, कोई चीज भी नहीं जानते। सारा यही लोग करते हैं जो अकेडमी में फिर ये पूरे साथ लगा लेते हैं अपने पास। नहीं तो कोई आप साथ में कोई एक ट्रांसलेटर ले जाते, अगर आपको कोई प्रॉब्लम थी, कोई एक लिखने वाला, कोई टाइपिस्ट ले जाते, आप जरूरी था कि आप शाहिद असलम को ले जाते, कोई बैटिंग कंसल्टेंट प्रॉपर ले जाते। वो मैं बताता हूँ ना, वो टाइपिस्ट इसलिए कि वो अगर आप टाइपिस्ट लिखने वाला भी साथ लेकर जाए ना, तो उसको एक सर्टन लैंग्वेज होती है, डिक्टिंग लैंग्वेज, जो कि आपको लिखवानी होती है। और क्योंकि इनको उस लैंग्वेज से भी बेबैरा वो लैंग्वेज भी नहीं लिखवा सकते ना, तो फिर ये जो कोचिंग एजुकेशन प्रोग्राम में ये लोग हैं, ये अरसे से है, तो इन्होंने वो लैंग्वेज सीखी हुई है, तो ये फिर अपने पे आते वो लिख लिखा के वो सारी रिपोर्ट और सारा चलकर वो उनको दे देते हैं, तो फिर इस तरह ये मैनेज करके चलते रहते हैं। यानी कोच नहीं चाहिए उनको, कोई टाइपिस्ट चाहिए। दूसरे लफ्जों में ये बात करें कि वो कोच की आड़ में जा रहा है, फिर वो एक टाइपिस्ट को कोच इन्होंने क्या कोचिंग करनी है। आप देखें ना कि अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जिस तरह साहिबजादा बुरहान है या कामरान गुलाम, ये आगे पीछे बाकी लोग हैं, ये कितना अर्सा इनके साथ ही लगे रहे हैं। इफ्तिखार था ये, वो इनकी टेक्निक में 1% वो आपके हैदर अली था, ये हारिस है, कितने अरसे से ये सारे इनके साथ कोचिंग में काम कर रहे हैं। क्या 1% भी इनकी टेक्निक में कोई बेहतरी आई है? जो उनकी फील्ड मूवमेंट थी अभी तक वही है, जिस तरह वो आगे पीछे बैकफुट पे या पीछे दरमियान में खड़े होते थे, जिसकी सही थी खड़े होते हैं। रऊफ भाई, जिसकी सही थी उसकी भी खराब हो गई है बाबर आजम की, यहाँ तो ये वाला हाल हो गया। लेकिन रऊफ भाई ये बता दें, हमारा टाइम खत्म हो गया, मैं आप तीनों से एक सवाल करूंगा, क्या पाकिस्तान जिम्बाब्वे के खिलाफ ओडीआई सीरीज जीत लेगा? देखिए, क्योंकि जीतना तो पाकिस्तान को चाहिए, पाकिस्तान एक, लेकिन जीतेगा या नहीं ये बताएं, जीतेगा? जीत रहे लेकिन अभी मुझे लग नहीं रहा कि पाकिस्तान नहीं जीत रहा, लग रहा है जीतेगा। बिल्कुल ऐसा ही, मैं भी यही सेम जवाब नहीं जीत रहा। साजिद भाई जीत रहा है ओडीआई सीरीज डंके की चोट पे। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, नहीं नासिम भाई, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको क्रिकेट खेलना पड़ेगा। जीत रहा है ना, जीत रहा है, हम खेलने गए, जीतेगा भाई, जीतेगा। वेरी गुड साजिद भाई, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आतिफ भाई थैंक यू वेरी मच। रऊफ भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में इतना ही, आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होती है। कम ऑन पाकिस्तान टीम, कम ऑन आकिब जावेद, अल्लाह ने के बाद।